संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला संगीत यात्रा। विदुषी श्रुति सडोलीकर से बातचीत कर रहे हैं राम कृष्णदास। तो आइए सुनते हैं श्रृंखला संगीत यात्रा। श्रुति जी नमस्ते। नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में फिर से आपका हम स्वागत करते हैं। हमारी संगीत चर्चा को जारी रखते हुए हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके पिताजी रंगभूमि से जुड़े हुए थे, तो बचपन में आपने तरह तरह के गायन शैली, गायकी और गीत सुने हैं, तो उस उम्र में कौन सी गायकी आपको बहुत अच्छी लगती थी, सुनती थी और गाती भी थी? मेरा गाने का सफर शायद एक नाट्य गीत से शुरू हुआ है। मैं शायद 1.5 साल की होंगी। मेरे पिताजी ने एक नाटक का दिग्दर्शन किया था, संगीत मान अपमान, और उसमें जो पद थे बड़े खूबसूरत पद थे, जिनमें शास्त्रीय संगीत और उपशास्त्रीय संगीत की बहुत बेहतरीन जोड़ी बनाई गई थी। शब्द और संगीत दोनों का इतना खूबसूरत मेल शायद ही कहीं आपको दिखाई देता हो। इस नाटक का एक पद जो पिताजी की गोद में बैठे बैठे मैंने सीख लिया था, उसे ही पहले मैंने गाया, ऐसा मैंने सुना है। वो पद आपको आज मैं गा के सुनाती हूँ। क्या बात है। ये पद जो है एक ठुमरी पर आधारित है। हमसे न बोलो राजा, हमसे न बोलो राजा, एक दादरा है, इस पर आधारित ये पद है। मैं आपको सुना देती हूँ। हमसे न बोलो राजा, हमसे न बोलो राजा, हमसे न बोलो। नाही मी बोलत नाथा, नाही मी बोलत नाथा, नाही मी बोलत, नाही मी बोलत नाथा, नाही मी बोलत नाथा, आता नाही मी बोलत नाथा, आता नाही मी बोलत, नाही मी बोलत नाथा, नाही मी बोलत नाथा, नाही मी बोलत नाथा, विनयहीन वदता नाथा, नाही मी बोलत, विनयहीन वदता, विनयहीन वदता नाथा, नाही मी बोलत
बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा। श्रुति जी, संगीत सरिता के श्रोताओं के लिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने पद गाया ये किस राग पर आधारित था, और मराठी नाट्य रंगभूमि के बारे में भी आप कुछ बताना चाहती थी, वो भी प्लीज बताएं। ये पद जो है ये जंगला गारा इस बॉर्डर पे आता जाता है, क्योंकि इसमें देखिए कि भाव निर्मिति के लिए जी किसी एक राग की अनुशासन में न रहकर दूसरे रागों का भी आश्रय किया जाता है। और मराठी नाट्य संगीत की एक बड़ी खूबी ऐसी है कि मराठी नाट्य संगीत ने महाराष्ट्र की जनता को संगीत के कानसेन पैदा करके दिए हैं। ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आज अगर महाराष्ट्र में संगीत के लिए दर्दी श्रोता मिलते हैं तो ये इसका बड़ा श्रेय संगीत रंगभूमि को जाता है, क्योंकि भारतीय भूमि में नाटक की परंपरा बहुत पुरानी है और समृद्ध है। जी आप जानते हैं कि कालिदास के नाटकों के साथ ही शास्त्रीय संगीत का प्रयोग नाटकों में किया गया, और रंगभूमि में संगीत दिग्दर्शकों के रूप में जैसे पंडित भास्कर बुआ बखले, गोविंदराव टेम्बे जी, मास्टर कृष्णराव जी रामकृष्ण बुआ वजे, ऐसे दिग्गज पंडितों ने अपना योगदान दिया है। जो गायकी शास्त्रीय संगीत जो मंदिरों में और राज दरबारों में सीमित था, उस संगीत को जनसामान्यों के लिए लोकाश्रय के रूप में उपलब्ध करने की बड़ी उपलब्धि मराठी रंगभूमि की है। और नाटकों में बिल्कुल शास्त्रीय संगीत की बंदिशों की हूबहू नकल, जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी बंदिशें नाटकों में प्रचार में लाई गई। साथ साथ उपशास्त्रीय संगीत के दादरा, होरी, टप्पा, बंदिश की ठुमरी, ऐसे प्रकार भी नाटकों में गाए जाने लगे। क्या बात है। और इसकी वजह से शास्त्रीय संगीत के साथ साथ उपशास्त्रीय संगीत के लिए भी एक जनमानस में रुचि पैदा करने का बड़ा काम मराठी संगीत नाटकों ने किया है। बड़ा ही स्तुत्य काम है जी। श्रुति जी, साथ साथ मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूंगा कि आप जयपुर घराने की गायिका हैं, इसमें आप आकार तो खूब लेती ही हैं जी। तो आकार के महत्व के बारे में बताएं। और तान भी जयपुर घराने बहुत महत्व रखता है, तो तान बनाने के लिए हमने सुना है कि अलंकार पलटों का रियाज करना चाहिए, विस्तार के लिए भी चाहिए, तो इसके बारे में आप हमें बताएं। आकार, तान, पलटे। देखिए, आकार जो हमारे घराने में इस्तेमाल किया जाता है वो एक केवल आ ऐसा उच्चारण नहीं है, तो उसमें एक गोलाई है। जी। जैसे हमने वर्णन पढ़ा है कि केसरबाई केरकर जो अपने आकार युक्त गायकी के लिए बहुत पहचानी जाती थी, सुप्रसिद्ध थी, उनका आकार जो लगता था वो तीनों सप्तक में एक समान होता था। क्या बात है। और जैसे संगमरमर का कोई स्तंभ हो, सभी ओर से चिकना, बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ एक ऐसा स्तंभ जिसको देखकर विश्वास होता है कि इसमें ताकत है, सौंदर्य है, एक अपना गुण है। ये जो हमें संगमरमर के स्तंभों को देखकर एक महसूस होता है, वैसा ही उनके आकार में महसूस होता था। और यही जयपुर घराने के आकार की खासियत है। अब देखिए, किसी तरह से भद्दा न लगते हुए भी पूर्ण आकार से गाना, ये एक थोड़ा सा दमसास का काम है और एक तालीम का काम है। आकार युक्त गायकी केवल ऊपर के षड्ज तक सीमित नहीं है। जहां हम शुरू हो जाते हैं वो आकार अपने आप में एक कर्वेचर उसमें होता है, उसमें गोलाई होती है, और उसका जो स्वरूप होता है वो कानों के लिए बहुत मधुर होता है। ये एक बात हुई। और दूसरी बात ये है कि सारे घरानों में तान क्रिया के लिए अलंकार पलटों का पहला रियाज किया जाता है, मगर हमारे यहाँ सुर के लगाव के ही तरीके जो होते हैं वो अलग हैं, वो पद्धति अलग है। अच्छा। खां साहब की गायकी में आप देखेंगे कि खां साहब यानी अल्लाह दिया खां साहब यानी सुर का प्रयास पूर्वक आपको एहसास दिलाना। ये अपने आप में एक अलग बात हो गई। मगर यहाँ जब गायकी आती है, इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जयपुर की गायकी मर्दाना गायकी है।
क्या बात है। ये गायकी मर्दाना नहीं है, मगर उसमें जो अनिश्चित ताकत है जी। वो फिजिकल ताकत नहीं है। शारीरिक रूप से हम अपने आप को एक्सर्ट नहीं करते हैं, मगर इसमें तान पलटे वगैरह जो जाते हैं बहुत आसानी से आकार युक्त जाते हैं। जैसे इस तरह से ये पलटे जाते हैं। और इसके लिए जो सा सारे गरे सा सारे रे गा गा म म प, ये सारे जो अलंकार हैं जो प्राथमिक रूप से सिखाए जाते हैं, इसमें बहुत काम आते हैं। क्या बात है। मैं आपको जो बता रही थी पलटों के बारे में और तानों के बारे में, हमारे यहाँ ताने जो होती है इनमें एक छलांग वाली तान भी आप देखते हैं कि एक सुर से 3-4 सुर छोड़कर एक सुर लेंगे, फिर उसके बाद में 3-4 सुर लेकर। ये छलांग वाली जो ताने हैं ये जयपुर घराने में बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि क्या बात। फिर कल सवेरे हम आपसे मिलेंगे एक दूसरे रागों के साथ, श्रुति जी के साथ। संगीत यात्रा शास्त्रीय गायिका श्रुति सडोलीकर से बातचीत कर रहे थे रामकृष्ण दास। तबले पर इनका साथ दिया था विश्वनाथ शिरोडकर ने, हारमोनियम पर सीमा शिरोडकर और तानपुरे पर प्रशांत कालुंद्रेकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।